हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 में सी को आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। पहली चीज है मोमेंट क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स, it is a turning effect produced by the force on a body on which it acts. The moment of force is equal to the product of the force and the perpendicular distance of the point about which the moment is required and the line of action of the force. मोमेंट क्या है? अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, समझ लीजिए फोर्स P एक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट है A, यहाँ पर जिसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है वहां से क्या है, L है। जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशन जो प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, वही क्या कहलाएगा, मोमेंट कहलाएगा। और मोमेंट मैथमेटिकली क्या रहता है, P इंटू L। P क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है, और L क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे जब फोर्स से, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट। यूनिट ऑफ मोमेंट जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्टेंस का है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोमेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस में डिपेंड करेगा। अगर फोर्स को हमने न्यूटन में डिनोट किया है और डिस्टेंस को मीटर में, तो जो यूनिट होगी मोमेंट की वो क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। जिसको हम क्या लिखते हैं, एन एम। सिमिलरली यूनिट ऑफ मोमेंट किलोन्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम में भी लिखा जाता है, ठीक है। कई बार इन जनरल क्या लिखते हैं हम, न्यूटन एमएम, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोमेंट्स, तो मोमेंट क्या होते हैं, मोमेंट दो टाइप के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट वो मूवमेंट ऑफ फोर्स है जो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ये फिगर्स में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये फिगर है। यहाँ पे जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस आप समझ लीजिए P1 है, P2 है, P3 है। ये बॉडी को कैसा रोटेट कर रहे हैं, ये बॉडी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन जिसमें घड़ी की जो सुइयां रहती हैं, जिस डायरेक्शन मूव करती हैं, वो डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन हो जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो मोमेंट क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज वो मोमेंट है जो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हैंड ऑफ द क्लॉक मूव करता है, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो हो रहा है। तो अगर ये फोर्सेस है तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ इसको कर रहा है। और इसमें ये फोर्सेस जो है, ये समझ लीजिए F1 है, F1, F2 और F3। ये जो फोर्सेस है बॉडी को कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो रोटेशन मूवमेंट, रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। जनरल कन्वेंशन होता है कि
क्लॉकवाइज मोमेंट को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेते हैं हम नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं वेरिगेंस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में। तो क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। तो जो वेरिगेंस प्रिंसिपल है मोमेंट का, वो कहता है कि अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी बॉडी पे किसी पार्टिकल में साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा इसका, सभी फोर्सेस का जो मोमेंट होगा उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा अबाउट एनी वन पॉइंट, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मोमेंट जो होगा रिजल्टेंट फोर्स का, उसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जो मोमेंट रिजल्टेंट का होगा, जैसे R इंटू डी, ये मोमेंट हो गया किसका, रिजल्टेंट फोर्स का, ये किसके इक्वल होगा, जो सभी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी में उनके मोमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब F1 D1 प्लस F2 D2। ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यही किसमें बोला गया है, वेरिगेंस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में। आप इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि R क्या है, रिजल्टेंट है किस किस फोर्सेस का, F1 और F2 का, और B क्या है, उसका मोमेंट सेंटर है। मान लेते हैं D, D1 और D2 क्या है, मोमेंट आर्म है किसकी, R, F1 और F2 की। ठीक है, कहाँ से, मोमेंट सेंटर B से। इस केस में हमें क्या प्रूफ करना है, R इंटू डी इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2। ये फिगर है A। यहाँ पे क्या हमने माना है, कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से F1 फोर्स, ये F1 फोर्स है, और ये जो दूसरा फोर्स है ये क्या है, F2 फोर्स है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ये हो गया R। अब कोई मोमेंट सेंटर है, मोमेंट सेंटर मतलब वो पॉइंट जहाँ से क्या हो रहा है, मोमेंट हम कंसीडर करते हैं। तो मोमेंट सेंटर से यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हम निकालते हैं, तभी हमको क्या मिलता है, मोमेंट मिलता है। तो B से हम क्या कर रहे हैं, D2 D1 D1 फोर्स, जो फोर्स F1 है वहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको D1 नाम दे दिया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 और B के बीच में उसको हमने D2 नाम दे दिया, और जो रिजल्टेंट है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी B से, मोमेंट सेंटर से, उसको हमने नाम D दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, A से B को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सेकंड फिगर में आपको दिख रहा होगा, A से B को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, और जो AB है इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने y एक्सिस नाम दे दिया। ठीक है, AB को हमने y एक्सिस मान लिया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, जो ये x एक्सिस से रिजल्टेंट का जो एंगल है इसको हमने नाम दे दिया थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा d के साथ। ठीक है, सिमिलरली F1 और F2 में भी ऐसी एंगल रहेगा, θ1 θ2। ठीक है, अब क्या है, मोमेंट निकाल लेते हैं, R इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, R D को क्या लिख सकते हैं, D मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, C नाम दे दिया हमने, ये नाम हमने C दे दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा D है। तो यहाँ पे हम अगर निकालते हैं इस ट्राइंगल में, ये ABC है, एक ट्राइंगल ABC, क्या निकालते हैं, cos थीटा
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, बीसी पे थीटा क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी सी क्या है, ये डी, ठीक है। तो आर इंटू ए बी कॉस थीटा हो गया। अब ए बी को इधर लिख लिया हमने आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा मतलब हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बन रहा है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो आर एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है आर का, वो आर कॉस थीटा लिखा जाएगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, f1x और f2x भी क्या हो गया, कंपोनेंट किसका हो गया, f1 और f2 का। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो वहां भी क्या हो जाएगा, f1d1 इक्वल टू ए बी इंटू f1x, f2d2 क्या होगा, ए बी इंटू f2x। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, f1d1 प्लस f2d2। तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा, f1x प्लस f2 ए बी इंटू f1x प्लस f2x हो जाएगा। f1x प्लस f2x मतलब कंपोनेंट की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f1 और f2 फोर्सेस के, ये रिजल्टेंट जो x कंपोनेंट होगा उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यही किसके इक्वल है, यही इक्वेशन 1 है। यहाँ पे भी r इंटू डी इक्वल टू ए बी इंटू आर एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी है। इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन इसको 4 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से क्या प्रूफ हो गया, r इंटू डी इक्वल टू f1d1 प्लस f2d2। तो आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स। तो मोमेंट का कई सारे एप्लीकेशन होते हैं इंजीनियरिंग साइंस में। कुछ एप्लीकेशंस क्या है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दूसरा लीवर्स। इन दोनों चीजों में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट यूज होता है। तो पहले बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट। इसको और किस नाम से जानते हैं, एनालिटिकल मेथड फॉर रिजल्टेंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो पोजीशन है रिजल्टेंट फोर्स का, वो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट द मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय द मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन लगा के क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल देंगे, इसका रिजल्टेंट फोर्स का निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अब इक्वेट करेंगे मोमेंट को जो रिजल्टेंट फोर्स का है, इससे अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। मतलब r इंटू डी इक्वल टू f1d1 प्लस f2d2, ये जो हो गया, ये इक्वेट करना हो गया मोमेंट को, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट को हमने इक्वेट कर दिया, बाकी जो भी फोर्स होता है उनके मोमेंट के सम के, ठीक है। और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, by equating sum of the clockwise movement and that of the anti-clockwise movement about the point through which the resultant force will pass। अब बात कर लेते हैं लीवर्स क्या होते हैं, जो सेकेंड एप्लीकेशन है किसका, मोमेंट का एप्लीकेशन है। लीवर क्या है, लीवर एक रिजिड बार है, ये स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है और बेंड हो सकता है, और ये हिंज होता है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है।
ये फ्री होता है रोटेट करने के लिए हिंज एंड के थ्रू, ठीक है। उसे कहते हैं क्या, फल्क्रम। तो जिस पॉइंट के अबाउट फ्री होता है रोटेट करने के लिए, जो हिंज पॉइंट होता है उसे फल्क्रम कहते हैं, ठीक है। जो कॉमन एग्जांपल है जिसमें लीवर का यूज करते हैं वो है क्रोबार, पेयर ऑफ सीजर्स, फायर टोंग्स एक्सेट्रा। जैसे आपने कैंची देखी होगी, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये हिंज रहता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हिंज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अबाउट सीजर की जो को हम रोटेट कर सकते हैं, वही क्या है, फल्क्रम कहलाता है, ठीक है। It may be noted that there is a point for effort called effort arm and another point for overcoming resistance for lifting load called load arm. तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक एफर्ट आर्म का और दूसरा यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के जो पॉइंट रहता है, जो लिफ्टिंग लोड रहता है, उसको हम क्या करते हैं, लोड आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे। अब टाइप्स ऑफ लीवर कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला है सिंपल लीवर और दूसरा है कंपाउंड लीवर्स। बेसिकली इन दो टाइप में ही हम लीवर को डिवाइड करते हैं। सिंपल लीवर क्या है, वो लीवर जिसमें एक बार होता है, एक फल्क्रम होता है, वो क्या कहलाता है, वो सिंपल लीवर कहलाता है। जैसे ये फिगर आपका है, ए फिगर, ये है बी फिगर। यहाँ पर ये पॉइंट है, हिंज है, इस पॉइंट में हिंज प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे वेट क्या है, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं लोड, ठीक है, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं पी, यहाँ पे लोड है डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक ये रिजिड बार है, ये पूरा रिजिड बार है, एक रिजिड बार है और एक फल्क्रम, यहाँ पे भी एक रिजिड बार है और एक फल्क्रम है। तो ये क्या है, ये लीवर है, सिंपल लीवर। अब यहाँ पे जो पी है वो क्या है, पी है एफर्ट जो हम अप्लाई करते हैं, डब्ल्यू वो है जो वेट लिफ्टेड, जो वेट लिफ्ट होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू जो है जो वेट लिफ्ट होगा वो डब्ल्यू है। अब यहाँ पे फल्क्रम से लेके ये एफर्ट जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो लेंथ है, इसको हमने ए नाम दे दिया, और जो फल्क्रम और वेट लिफ्टेड है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने बी नाम दे दिया। यहाँ पर भी यही है बी और ये बी डिस्टेंस। अब क्या कर रहे हैं हम, मूवमेंट निकाल रहे हैं एफर्ट और लोड आर्म का, किसके अबाउट, फल्क्रम के अबाउट, और इक्वेट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। P इंटू ए, P इंटू ए ये कैसा है, ये डायरेक्शन मूव हो रहा है, इक्वल टू W इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वेट है, वेट कैसा एक्ट हो रहा है, वेट हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो रहा है। तो P इंटू ए इसको टू W इंटू बी हो गया। अब यहाँ पे W अपॉन P कर लेते हैं और A अपॉन B। तो ये W अपॉन P जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और A अपॉन B जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवरेज, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज को अगर इंक्रीज करना हो तो हम अगर लेंथ जो है लीवर आर्म की ए उसको इंक्रीज कर दें, और या फिर जो लोड आर्म की लेंथ है बी उसको रिड्यूस कर दें, तो उससे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाएगा। बात कर लेते हैं कंपाउंड लीवर की। वो लीवर इसमें नंबर ऑफ सिंपल लीवर्स रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड लीवर कहलाता है। ये फिगर आप देख रहे होगे, ये बी फिगर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक फल्क्रम ये है, एक फल्क्रम ये है, एक फल्क्रम ये है, तो 3 फल्क्रम है। मोर देन 1 फल्क्रम जो है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड लीवर, ठीक है।
मोर देन वन सिंपल लीवर यहाँ पे है, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये एफर्ट अप्लाई हो रहा है, ये लोड अप्लाई हो रहा है, लोड लिफ्टेड है मतलब। तो ये जो पूरा फिगर है ये क्या है, ये कंपाउंड लीवर का फिगर है। अब बात कर लेते हैं कपल क्या होता है। A pair of two equal and unlike parallel forces, that is force equal in magnitude with line of action parallel to each other and acting in opposite direction is known as couple. Couple मतलब दो equal और opposite forces, ठीक है। मतलब ये फोर्स अगर F है तो ये भी फोर्स क्या होगा, F होगा। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कपल कहलाता है। यहाँ पे कोई जो कपल होता है वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ये रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होगा इसका, ये केवल क्या करेगा, ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कपल का, जो फोर्स अप्लाई करते हैं की ऑफ लॉक में व्हाइल लॉकिंग और अनलॉकिंग इट। तो जो चाबी होती है जब हम ताले में लगाते हैं उसको जो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, कपल का एग्जांपल हो गया। लॉक कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया कपल। A horizontal line PQRS is 12 meter long, where PQ is equal to QR is equal to RS is equal to 4 meter. Forces of 100 Newton, 1500 Newton, 1000 Newton and 500 Newton act at PQ, R and S respectively with downward direction. The line of action of these forces make angles of 90 degree, 60 degree, 45 and 30 degree respectively with PS. Find the magnitude, direction and position of the resultant force. इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है PQRS 12 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे QR, PQ और RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। फोर्सेज ऐड कर रहे हैं 1000, 1500, 1000 और 500 न्यूटन, कहाँ पे, PQ, R और S पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का वो एंगल कितना बना रहा है, 90, 60, 45, 30 डिग्री, किसके साथ, PS के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। ये PQ, R, S, यहाँ P एक्ट कर रहा फोर्स 1000 न्यूटन, P पे 1500 न्यूटन, Q पे 60 डिग्री एंगल है, R पे 1000 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स है, 500 न्यूटन, S पे इंक्लाइंड फोर्स है 30 डिग्री। सबसे पहली चीज क्या निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, फिर डायरेक्शन, उसके बाद पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है क्या क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के लिए R इक्वल टू अंडर सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा B स्क्वायर निकालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, पहले रिजॉल्व कर लेंगे हम क्या, सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली, मतलब सिग्मा H निकाल लेंगे। अब सिग्मा H निकालने के लिए इंडिविजुअली एक फोर्स को ले लेते हैं, उसके कंपोनेंट को ले लेते हैं किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 1000 न्यूटन का जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1000 cos 90। 1500 का न्यूटन का जो फोर्स है उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तो हो गया इसका वर्टिकल, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 1500 cos 60, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1500 cos 60 डिग्री, ठीक है, 1500 into cos 60, ये हो गया 1500 cos 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका 1000 cos 45, ये हो गया 1000 cos 45। सिमिलरली 500 cos 30 डिग्री किसका हो गया, ये जो 500 न्यूटन फोर्स
एक्ट कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 500 cos 30 डिग्री। इनकी सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे तो सिग्मा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एच की वैल्यू आ जाएगी 1890 न्यूटन, उसको हमने 1 नाम देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे सभी फोर्सेस को वर्टिकली। 1000 cos 90 था तो 1000 sin 90 इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे 1500 sin 60 वर्टिकल कंपोनेंट हो गया सेकंड फोर्स का। थर्ड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 1000 sin 45। ऐसे 500 sin फोर्थ फोर्सेस का। ये सभी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी 3256 न्यूटन। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर अंडर रूट। तो वैल्यू रख दीजिए 1890 और 3256, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3765 न्यूटन। ये हमारा आंसर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का, तो मान लेते हैं थीटा क्या एंगल है जो रिजल्टेंट फोर्स किसके साथ बना रहा है, पी एस के साथ बना रहा है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि पी एस है और रिजल्टेंट की पोजीशन निकालने के लिए मान लेते हैं कि कोई भी थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें पता है tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच होता है। क्लियर। अब यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो पहले हमने निकाला हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं 3256। ऐसे सिग्मा एच की वैल्यू हम रख देते हैं 1890। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया, थीटा की वैल्यू 59.8 डिग्री आ गया। ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है सिग्मा एच और सिग्मा बी। इसका मतलब ये है कि 0 to 90 डिग्री पे ये जो रिजल्टेंट है ये लाई करेगा, मतलब ये लाई करेगा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने पहले अप्लाई किया था, आर इंटू डी इक्वल टू F1D1 प्लस F2D2 प्लस F3D3 प्लस F4D4। तो x को क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। Now taking moment of the vertical component of the force and the resultant force about P and equating the same. R into D, यहाँ पे हम जितनी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम उनका मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है। इसके अबाउट P पॉइंट के अबाउट, P मतलब जो इनिशियल पॉइंट है उसके अबाउट। ठीक है। तो 3256 इंटू एक्स ये हो गया R इंटू डी। डी मतलब ये डिस्टेंस है P और रिजल्टेंट के बीच में, ये x है। अब इनिशियली जो P पर जो फोर्स लग रहा है उसका तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो सेम पॉइंट पे लग रहा है, तो वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड फोर्स है कितना हो गया उसका, R इंटू F2D2 1000 इंटू 0.866 इंटू 4। थर्ड ऐसे निकाल दिया हमने, फोर्थ भी ऐसे निकाल दिया। ठीक है। ये डिस्टेंस है 4, ये है डिस्टेंस 8 और डिस्टेंस क्या है 12। कहाँ से, P से। और इसको कंपोनेंट हमने जो है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमने निकाला है जो साइन के टर्म्स में। ठीक है। 1500 साइन थीटा मतलब साइन 60, 1000 साइन 45, 500 साइन 30, तो ये है 500, ये होगा साइन 30। इन सभी से हमने क्या निकाल दिया, इनको सॉल्व करा तो आ गया 13852। ठीक है। s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की वैल्यू क्या हो जाएगा, 13852 डिवाइडेड बाई 3256 आ गया 4.25 मीटर। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में था। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।
अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।